नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। आखिर कौन है 298 मासूमों की मौत का जिम्मेदार? आखिर किसने किया मलेशियाई एयरलाइंस के यात्री विमान MH17 पर हमला? क्या यह सिर्फ रूस समर्थित यूक्रेनी विद्रोहियों का काम है या इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश? तस्वीरें भयावह हैं। मिसाइल के वार ने विमान को आसमान में बिखेर दिया। मलबा पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों में है। यह वही इलाका है जहां रूस समर्थक विद्रोही यूक्रेन की सेना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं विद्रोहियों ने इस विमान को बक मिसाइल से मार दिया। जिसने भी यह हादसा देखा वो सन गए। I heard the noise of the planes and thought that bombardment would start soon. And I also heard shooting somewhere from above. मलेशिया समेत कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इस हादसे की जांच की मांग की। रूस समर्थक विद्रोही अपने इलाके में जांच एजेंसियों को विमान के मलबे तक आने की इजाजत दे चुके हैं। यूक्रेन लगातार इस विमान दुर्घटना के लिए रूस समर्थित विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक बक मिसाइल प्रणाली विद्रोहियों के पास पहुंचना इस बात का संकेत है कि उन्हें रूस ने ये मिसाइल दिए हैं। यूक्रेन के दावों में कितना दम है, ये जांच का विषय है। प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी पर कि क्या कई देशों के बीच फंसी जांच का वाकई कभी कोई नतीजा निकलेगा? क्या 298 लोगों के गुनहगार को कभी सजा मिल पाएगी? तो गुरुवार को एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे मलेशियाई विमान MH17 को मिसाइल हमला करके मार गिराए जाने की खबर आई। हमले में 298 लोग मारे गए। इस घटना के गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम होने की आशंका जताई जा रही है। विमान पर मिसाइल से हमला आखिर किसने किया, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। यूक्रेन ने रूसी समर्थक विद्रोहियों पर शक जताया है। रूसी समर्थक विद्रोही कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा मिसाइल सिस्टम है ही नहीं। वहीं खुद रूस यूक्रेन पर शक जता रहा है। यानी जिस मिसाइल ने विमान को अपना शिकार बनाया वो एक मिस्ट्री इस वक्त बन गई है। हालांकि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इसके बाद अब हादसे के कारणों को समझना शायद आसान हो जाएगा। इसी से निकलता है प्रश्नकाल का विषय, मलेशिया प्लेन हमला, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते यूक्रेन, रूस और विद्रोही। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या 298 लोगों की मौत का असली गुनहगार कभी सामने आ पाएगा? तो आप अपनी राय हमें हमेशा की तरह SMS के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए PKP स्पेस Y और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रश्नकाल में एक विशेष पैनल। स्टूडियो में हमारे साथ है पूर्व भारतीय राजदूत थाईलैंड और बांग्लादेश में और MEA में सचिव रहे पिनाक चक्रवर्ती साहब, रणनीतिक विशेषज्ञ विद्याशंकर अय्यर, और दिल्ली से हमारे साथ हैं एविएशन एक्सपर्ट HS खोला साहब जो कि DGCA के पूर्व डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ कॉमोडोर उदय भास्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉमोडोर उदय भास्कर, सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, अभी जितनी भी बातें आ रही हैं तमाम अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन कोई इस तरीके से सॉलिड एविडेंस नजर आ रहा है कि ये ग्राउंड टू एयर मिसाइल ही रहा होगा? अभी तक हमारे पास जो जानकारी है और ये खास मीडिया के आधार रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब संकेत इसी प्रकार का है कि ये एक मिसाइल से अटैक हुआ था MH17 हवाई जहाज़ पे, और जिस प्रकार से ये क्रैश हुआ है और जो सैटेलाइट इमेजरी की बात हुई है कि अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने इसको पहचान लिया है, सब इसी की तरह इशारा है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल से ये दुर्घटना जो है ये हुई है। अभी जो खास या जटिल सवाल यही है कि कौन सा ऐसा गुट है या ऐसा कौन सा पक्ष है जिन्होंने इतना बड़ा हादसा किया है। उसके बारे में भी पिछले 3-4 घंटों में आपने भी देखा होगा कई प्रकार के अभी इंटरसेप्ट जो है उसका खुलासा हुआ है, जिससे कहा जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जो रेबेल ग्रुप्स हैं उन्होंने शायद इस प्रकार का हादसा किया है। लेकिन कमोडोर भास्कर सबूत हमारे पास नहीं है। कमोडोर भास्कर, जिस तरीके से इस वक्त एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है, रिबेल ग्रुप्स कह रहे हैं कि भाई हमारे पास उस तरह की मिसाइल्स नहीं हैं। जब आप एक एयरक्राफ्ट 30 से 40 हजार आप फीट की ऊंचाई की आप बात कर रहे होते हैं,
दूसरी तरफ यूक्रेन की जो डिफेंस फोर्सेस है वो कह रहे हैं हमारे पास भी ऐसी नहीं है। अगर ये तय हो जाता है कि ये बक मिसाइल सिस्टम्स ही हैं, क्या ये हम डेफिनेटली कह पाएंगे कि ये किसके पास रहा होगा? सर, इस वक्त तो विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि ये जो बक मिसाइल सिस्टम है ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन के मिलिट्री सप्लाईज में था और 1970s के आसपास यानी कि करीब 40 साल से ये जो मिसाइल सिस्टम है भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने कई देशों को इसे एक्सपोर्ट किया है, जिसमें यूक्रेन भी उस वक्त सोवियत यूनियन का एक भाग था। तो तकनीकी दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि उस इलाके में जहाँ तक संस्थानों की बात है, रूस के फौज के पास भी है, यूक्रेन के फौज के पास भी ज़रूर ये होगा, और साथ साथ ये जो रेबल ग्रुप हैं पिछले 1-8 साल से इस प्रकार की जो हथियार है इनकी काफ़ी प्रोलिफरेशन हुई है जी। अभी हम ये भी जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो फौज था उसमें भी एक प्रकार का बंटवारा हो गया है, और ये जो रेबल ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं दोनों पक्षों में, चाहे वो यूक्रेन हो या रूस के तरफ से, उनमें काफ़ी जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपने अपने फौज में सर्विस किया है जी, उनका भी एक प्रकार का भूमिका हो सकता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बक मिसाइल सिस्टम जो है कि उस इलाके में नहीं था। यानी हम किसी का भी जो है इस वक्त जो भी अपनी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है उसको हम फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते हैं। एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती, आपको कितनी उम्मीद है कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच हमें देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के जो मतलब कॉल्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करना तो पड़ेगा, पर क्या वो जिन्होंने ये एक्चुअल मिसाइल जो यूनिट थी जिन्होंने इसको मारा और गिराया इस विमान को, क्या वो पकड़े जाएंगे, क्या वो भाग जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ये तो कहना मुश्किल है। पर इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता चल सकता है कि हाँ पक्का कि ये मिसाइल से गिराया गया, और फिर एटलीस्ट सम मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर तो मतलब आएगी जरूर। पर क्या वो आदमी या क्या वो यूनिट जिन्होंने एक्चुअली इस मिसाइल को छोड़ा, क्या वो पकड़े जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। कमरे भास्कर, आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि आपको हमें शुक्रिया अदा भी करना होगा, आपका एक और एंगेजमेंट है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो होना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है और रूस कह रहा है कि हम ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में नहीं रखेंगे, लेकिन जो रिबेल फोर्सेस वहां जमीन पर हैं, जो विद्रोही जमीन पर है जहां पर इस पूरे विमान का मलबा गिरा हुआ है, क्या वो सही में एक स्वाधीन निष्पक्ष जांच होने देंगे, ऐसी आपकी उम्मीद है? साहब देखिए, जो भी इसके गुनाहगार हैं अगर वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को रोक सकते हैं या उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो ब्लैक बॉक्स हो या किसी और प्रकार का जो एविडेंस है वो शायद इन्वेस्टिगेटर्स तक नहीं पहुंचने देंगे। परंतु जैसे ये साइट तक पहुंच पाएंगे शायद हमको बेहतर जानकारी होगा कि किस प्रकार का वहाँ पे उनको एविडेंस मिल सकता है, और ब्लैक बॉक्स का जो इस वक्त स्टेटस और वो किसके कब्ज़े में है वो शायद हमें अगले कुछ चंद घंटों में शायद हमको जानकारी होगा। उसी के बाद हम किसी प्रकार के मैं कहूँगा कि बेहतर तरीके से निष्कर्ष कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमोडर रुद्र भास्कर, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं विद्याशंकर के पास आने के पहले अगर मिस्टर खोला आपसे पूछ सकूं, क्या यहाँ पर यह सवाल भी उठना लाजमी है कि जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करते हैं, क्या ये गलती इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की हुई जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में उड़ान भरने के लिए जो है इजाजत दे रखी थी इन तमाम विमानों को, इन कंपनियों को? देखिए, इस हादसे से दो सवाल बहुत जरूरी उठते हैं। एक तो ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करे और कैसा करे। ये पहला ऐसा हादसा नहीं है जिसमें कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ है। पहले भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसका कि बहुत इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उसकी जो कारण था या उसका एक्सीडेंट की वजह थी वो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ने उसका निकाला था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या यहाँ पे बाकी फ्लाइट्स का चलना जो है वो अभी सुरक्षित है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी फ्लाइट्स की भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन पहले अफगानिस्तान के ऊपर भी थी कि वहाँ पे फ्लाइट्स का चलना जो है कुछ सेफ नहीं समझा जाता था।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर एडवाइस दी थी कि वहां से जो है उस रूट को जो है नहीं फॉलो किया जाए और ऑल्टरनेट रूट को फॉलो किया जाए। तभी सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस अफगानिस्तान को ओवरफ्लाई नहीं करते थे और करीबन 1 घंटे का एक्स्ट्रा फ्लाइट रूट लेके चलते थे। तो ये बहुत जरूरी है। पहला, अगर वहां पे सेफ सिचुएशन नहीं है तो अल्टरनेट रूट उसका निकाल के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस देनी चाहिए कि इसका रूट जो है सेफ रूट क्या है। सर, मतलब यानी कि एविएशन क्लियर नहीं हो जाए, बिल्कुल, यानी कि यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी जवाबदेही बनती है। विद्या, आप सुन रहे हैं इस मामले को। अब से कहना चाहता हूं कि समाचार अब ये है कि अमेरिकी जो एम्बेसडर हैं समांथा पावर, वो अभी यूनाइटेड नेशंस में ये कह रही हैं, शी इज कंफर्मिंग कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स एक SA-11 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया गया जिसने प्लेन को 33,000 फीट पे मारा। तो और उनका कहना है कि उस दिन सुबह उन्होंने ये मिसाइल सिस्टम जो है वहां पे उस लोकेशन के आसपास देखा लेकिन था। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं विद्या कि ये सिस्टम SA-11 जैसे 17 हालांकि जो है माना जाता है कि यूक्रेनियंस के पास नहीं है। यूक्रेनियन सेना के पास कहा जाता है कि बक SA-11 मौजूद हैं। हाँ, तो वो उनका कहना है ये अमेरिकन स्टैंड अब ये होने वाला है। आप सुनने वाले हैं प्रेसिडेंट ओबामा से कुछ एक क्षणों में, वो बोलेंगे भी। अब UN एम्बेसडर ने ये पोजीशन ले लिया है, इसका मतलब ये है कि अब US प्रेसिडेंट भी ये पोजीशन लेंगे कि ये मिसाइल यूज किया गया। अब सवाल ये उठता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, अब सवाल ये उठेगा कि अब हम करें क्या। मतलब अगर पोजीशन अमेरिका का ये हो गया कि ये मिसाइल यूज किया गया इस प्लेन को नीचे लाने के लिए, लेकिन क्या अमेरिका कहेगा कि मिसाइल यूज किसने किया? क्या ये विद्रोहियों ने किया या यूक्रेन की सेना ने? नहीं, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट ओबामा को मिला, कहते हैं वो मिला प्रेसिडेंट पुतिन से, कि फोन में उन्होंने बात किया और फोन में बात करते करते पुतिन ने ये समाचार भी कान में दे दी। इसका मतलब यही हुआ अब कि मतलब देयर वाज अ रीजन, एक कारण है जिसके लिए पुतिन चाहते थे कि ओबामा से सीधे इसके बारे में बात कर ले। अब आगे इससे क्या निकलता है अब देखना पड़ेगा। चलिए, हम यहाँ पे जांच की जब बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि वैसे ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, एक दर्दनाक घटना जरूर है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि ऐसा हुआ है कि किसी प्लेन को शूट डाउन किया गया हो। आपको याद दिला दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमान हमलों की जांच कैसे की जाती है, जांच के नतीजे किस तरह से आते हैं, इसका जीता जागता सबूत है 23 जून 1985 को हुआ कनिष्क विमान हादसा। एयर इंडिया के विमान को एक बम धमाका करके आसमान में ही उड़ा दिया गया था। उस वक्त विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर था। ये विमान मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली आ रहा था। धमाके के बाद प्लेन अटलांटिक महासागर में गिरा। धमाके में 24 भारतीयों समेत 329 लोगों की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले का आरोप लगा बब्बर खालसा पर और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए माना जा रहा था कि बब्बर खालसा ने यह हमला किया। इस हमले की जांच के दौरान पता चला कि साजिश कनाडा में रची गई थी। यह अब तक की सबसे लंबी और खर्चीली जांचों में से एक मानी जाती है। लेकिन एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती, जहां पर हम इस कनिष्क बॉम्बिंग की मानते हैं, वहां पर एक साजिश थी। यहां अभी तो यह कह पाना मुश्किल है कि यह साजिश थी या यह गलती हुई है विद्रोहियों की तरफ से। देखिए, उस इलाके में विद्रोही ने, जो रशियन विद्रोही हैं, उन्होंने पहले क्लेम किया था कि उन्होंने यूक्रेनियन एक ट्रांसपोर्ट प्लेन को गिराया है और कुछ मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर को भी गिराया था। और उसके बाद यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि रशियन जेट ने उनके एक फाइटर जेट को गिराया है। तो इस तरह का एक बैकग्राउंड तो था उस इलाके में। तो अब उस इलाके में ये तो कहना मुश्किल है कि क्यों इसको मतलब अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया गया पहले, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स तो थे। पर ऑल्टरनेट रूट्स आपको मालूम है, कुछ एयरलाइन एशिया के जो ज्यादातर उस रूट में जाते हैं, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग ऑल्टरनेट रूट्स। क्वांटस, कैथे पैसिफिक, आसियाना, कोरियन एयरलाइंस, उन्होंने पहले ही उन्होंने देखा शायद यहाँ कोई गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स मतलब चालू कर दिए थे। जी स्मिता, मैं कहना चाहता हूँ कि समाचार बढ़ चुका है। एम्बेसडर पावर ये कह चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस में कि दिस अपॉलिंग अटैक केम अमिड रशिया's failure to follow through on its commitment and failure to adhere to the UN Charter। मतलब ये रेबल्स ने शूट डाउन किया है, ना कि मतलब यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने। तो मतलब अब ये हो गया है फॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो व्हिच मींस अब आगे देखना ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा अब प्रेसिडेंट पुतिन से क्या कहने वाले हैं। और वो कह रहे हैं, द ब्रिटिश आर आल्सो सेइंग, यूनाइटेड नेशंस में अभी वो कह रहे हैं कि एक क्लियर अपॉलॉजी आनी चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट आना चाहिए फ्रॉम रशिया कि भाई हम इसको कंडेम करते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय संकट पर मैं फॉलो अप करूंगी, लेकिन मिस्टर खोला से एक जो एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती ने, मिस्टर खोला, जिसका जिक्र किया कि काफी ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने वैकल्पिक रूट्स लेने शुरू कर दिए थे, तो क्या कहीं ना कहीं थोड़ी जिम्मेदारी यहां पर मलेशिया एयरलाइंस की भी बनती है? 25 किलोमीटर के फासले पर जिस वक्त इस विमान को गिराया गया, सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया के भी विमान थे, क्या इन एयरलाइंस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि खुद से भी वैकल्पिक रूट की सोचे? देखिए, इसमें अपना एयरलाइंस का अपना असेसमेंट होता है।
वो थ्रेट एस्टिमेट करते हैं कि इस रूट पे उनका कितना है। अब ये हर एयरलाइन का अपना परसेप्शन होता है कि उस थ्रेट के ऊपर वो उस रूट के ऊपर फ्लाई करें या नहीं करें। साथ में जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो सलाह देती है एयरलाइंस को कि वो अगर थ्रेट वहां पे सीरियस है तो उसमें क्या करना चाहिए एयरलाइंस को। दोनों को मिला के एयरलाइंस का अपना डिसीजन होता है कि वहां पर वो फ्लाई करें या नहीं करें। जैसे मैंने पहले बताया, ये सिचुएशन अफगानिस्तान के ऊपर थी और वहां से काफी एयरलाइन जो है उसको ओवरफ्लाई नहीं करती थी और उसका रूट जो है काफी लंबा करते थे, लेकिन कुछ एयरलाइंस उसके ऊपर से फ्लाई करती थी, उनको लगता था कि हमारा थ्रेट नहीं है उसमें। तो ये असेसमेंट का है कि मलेशियन एयरलाइंस को कितना अपना थ्रेट उसमें लगता था और उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था। अम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती, आप विद्या जिस ओर जिक्र कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अगर ये विद्रोहियों से गलती भी हुई है, क्या इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन सही में होल्ड बैक करने की पोजीशन में हैं जिन पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही गुटों को माना जा रहा है कि रूस ने अब तक समर्थन दिया है? देखिए, अब तो वो कुछ पुल बैक की कोशिश जरूर करेंगे, पर इस विषय पे मैं आपको याद दिला दूं कि जब ईरान इराक वॉर चल रहा था तब यूएसए का एक लड़ाकू जहाज ने मिसाइल मार के एक ईरानियन एयरलाइन को, सिविलियन एयरलाइन एयरबस को वो खाड़ी में गिराया था पर्शियन गल्फ में। आई थिंक उसका नंबर था 655, मुझे अभी भी याद है। पर यूएसए ने ऑफ कोर्स उस पे केस हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूएसए ने कॉम्पेंसेशन दिया, यूएसए ने उस पे खेद भी प्रकट किया, पर यूएसए ने कभी अपॉलॉजी नहीं दी और कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया कि हमने उसको गिराया है, पर बाकी उन्होंने कॉम्पेंसेशन वगैरह दिया है। तो ये तो पावर पॉलिटिक्स है, क्योंकि यूएसए ने गलती की थी। यूएसएस विंसन्स था आई थिंक उस जहाज का नाम, जिन्होंने मिसाइल मार के उस एयरलाइन को गिराया था, और उसमें हिंदुस्तानी भी थे कई जो मारे गए थे उसमें। तो अब ये पुतिन से कहना कि आप अपॉलॉजी दे दो, सॉरी बोल दो, तो ये तो बात बनती नहीं है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं किसने किया है। तो सॉरी कहेंगे तो सॉरी क्यों कहें कि सॉरी कहने का मतलब है हाँ हमें मालूम था, हमने ही कराया है। पुतिन से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते। ये तो जायज नहीं है। वो कंडेम कराना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपॉलॉजी नहीं, कंडेम कराना चाहते हैं रशिया से। वो चाहते हैं कि ये युद्ध अभी बंद हो जाए। समांथा पावर ने सिक्योरिटी काउंसिल में यही कहा है कि रशिया कैन एंड दिस वॉर, इट मस्ट एंड नाउ। ऐसा किसी भी कदम से जो है उसका मतलब ये होगा कि रूस जिससे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है, क्रिमिया को जिस तरीके से एनेक्स किया, उस पर सवाल खड़े होंगे। क्या ये एक ऐसा सिचुएशन बन गया है विद्या जहां पर जो तमाम दूसरे देश भी हैं वो भी फोर्स्ड होंगे? यूरोप कहीं ना कहीं जो है ऑन द फेंस था, अभी तक एक क्लियर कट पोजीशन नहीं ले रहा था, अब वो मजबूर हो जाएंगे कि आपको एक साइड लेना होगा, एक पोजीशन लेना होगा। क्या ये दिक्कत आएगी दूसरे देशों के लिए? रूस को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए अभी कि उसकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। उनको ये देख लेना चाहिए कि अब बढ़ती जा रही है आवाज दुनिया भर में कि जो उन्होंने यूक्रेन में किया वो ठीक नहीं किया। वो खुद ही मानते हैं, अब रशियंस खुद ही मानते हैं कि यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ सारा अच्छा नहीं हुआ। वो अपनी गलती सारा नहीं मानते सबकी गलती है। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है कि जितना इसको और बात को पनपने दें उतना ही बुरा लगेगा। फिर ये भी कहते हैं कि भाई अमेरिका भी तो अलग अलग मापदंड रहे हैं, उन्होंने भी इन्वेड किया है दूसरों लेकिन अभी अमेरिका भी क्वेश्चन मार्क में नहीं है, रूस है। अभी वो कह रहे हैं कि समांथा पावर फिर कह चुकी है अभी सिक्योरिटी काउंसिल में कि हम और मतलब सैंक्शंस इंपोज करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि रशिया है। अब पुतिन ने ओबामा से क्यों बात किया फोन पे, ये इट्स वेरी क्लियर। वो चाहता है कि मतलब किसी ना किसी तरह इस क्राइसिस को, कोई गलती हुई है कहीं, लगा रहे थे उसके ये गलती हुई है कहीं। ये मिसाइल मतलब ऐसे ही नहीं शूट हो जाता है, कोई राइफल उठा के शूटने वाली बात करने वाली बात नहीं है ये। ऐसे में एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती, भारत के लिए क्या दिक्कतें बढ़ती हैं? अभी अभी ब्रिक्स सम्मेलन से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां ये भी कहा कि भारत में आप किसी भी बच्चे से पूछे तो वो कहेगा रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त है। भारत की दिक्कतें बढ़ जाती हैं इस क्राइसिस में, उन्हें वॉशिंगटन भी जाना है सितंबर में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत के विदेश नीति में ऐसी कोई क्राइसिस नहीं होगी। रूस हमारा मतलब भारत का दोस्त है, रहेगा, और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा उसकी एक खास मतलब हिस्टोरिकल रीजन भी है, और वो वॉशिंगटन में भी जाएंगे, वहां भी बातचीत करेंगे। पर बात ये है कि ये जो मिसाइल से गिराया गया ये पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसे कई एयरलाइन गलती से या जानबूझ के गिराए गए हैं, और इसकी एक हिस्ट्री है। अब प्रश्न ये उठता है कि यूएसए कहता है कि रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है उसको बंद करें, तो क्या ये सिर्फ रशिया कर सकता है? शायद थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस तो जरूर है, क्योंकि वो तो हमें मालूम है उसका यूक्रेन में कैसे, पर वो शुरू कैसे हुआ, किया किसने शुरू? ये तो वेस्टर्न इंटरवेंशन से हुआ था वहां पे। सीरिया में क्या हो रहा है?
सीरिया में किसने दिए आर्म्स वगैरह? मुजाहिदीन अफगानिस्तान में जब स्टिंगर मिसाइल लेके इधर उधर मार रहे थे तो वो किसने दिया था? तो देखिए एक हिस्ट्री भी तो होती है इसके बारे में। मैंने विद्या को कहा कि अमेरिका के खिलाफ लगातार डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगते रहे हैं। वो तो है ही है डबल स्टैंडर्ड। लेकिन सैंक्शंस अमेरिका के खिलाफ नहीं है, रशिया के खिलाफ है। प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं है, रशिया को है। कदम उठाना अमेरिका को नहीं है, रशिया को है। तो रहने दें, जो भी हिस्ट्री में हुआ हो चुका। मैं पिनाक जी से ये जरूर कहूंगा, सैंक्शंस की डर से आपको लगता है एम्बेसडर चक्रवर्ती कि यहाँ पर पुतिन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इन होम जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद लगता है कि उनकी खराब अर्थनीति के बावजूद बढ़ी है? देखिए सैंक्शंस अगर कुछ सेक्टर में अगर वो जाएं, ऑयल वगैरह या गैस वगैरह, तब तो रशिया को झुकना पड़ेगा, क्योंकि तब रशिया को काफी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। पर ये मत भूलिए कि यूरोप जो है, जर्मनी जैसे है, 30% गैस उसका रशिया से आता है। वो एक दिन में बंद तो नहीं कर सकते, तो जर्मनी का इकोनॉमी ठप हो जाएगा। लोग वहां पे क्या करेंगे? गैस 30% गैस अगर बंद हो गया पूरे देश की सप्लाई का, तो ये देयर आर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इतना आसान नहीं है कि अमेरिका सैंक्शन। यूरोपियंस ऑफ कोर्स एक बात जरूर है, क्योंकि डच पैसेंजर बहुत सारे थे, इसलिए अब यूरोप पे प्रेशर जरूर बढ़ेगा कि आप भी सैंक्शन लगाओ, और उस तरह के सैंक्शन लगाओ जिसमें रशिया को मतलब थोड़ा सा पेन फील हो, इसलिए कि रशिया अंडर प्रेशर आए और यूक्रेन में मतलब कुछ समझौता। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिनाक जी सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, तो इसलिए उनका कहना है कि विदेशी हमारे पॉलिसी में कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं उस बात में। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बनते, उनका पहला समिट है ब्रिक्स में, और वहां पे पहली बार वो पुतिन से मिल रहे हैं, और उनके स्पीच में उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया, इराक का जिक्र किया, पूरे मतलब संसार में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, वेस्ट एशिया के बारे में जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के बारे में एक चू नहीं बोला। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत का जो एटीट्यूड है ना, ऑस्ट्रिच की तरह सर अपना मतलब दबा देना सैंड में, वो नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि क्या अगर वो पुतिन से बात करते हैं, उनको एक मैसेज देना पड़ता है कि भाई भारत का पोजीशन ऐसे है, वो प्राइवेटली चाहे वो बोले या पब्लिकली बोले, लेकिन एक डिप्लोमेटिक एक करेज होना चाहिए बोलने के लिए भी। शायद एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉकिंग का मसला हो सकता है, लेकिन ये तमाम हम जो अंतरराष्ट्रीय समीकरणों की बात कर रहे हैं, इस चेस बोर्ड के अंदर में हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 298 ऐसे मासूम हैं जिनकी जान चली गई है, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे अंतरराष्ट्रीय खेल के साथ में। ऐसे में मिस्टर खोला, जैसा एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती कह रहे हैं, पहली दफा नहीं है कि जब विमानों को मार गिराया गया हो मिसाइल से। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इस तरह के मामलों की अंतरराष्ट्रीय जांच। क्या कुछ कंक्लूसिव निकल कर आता है जब जमीनी हालत इतने कॉम्प्लेक्स हो, जहां इतने सारे प्लेयर्स हो और हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा हो? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बताऊं, कनिष्का का इन्वेस्टिगेशन मैंने किया था। इसमें जो है रिकॉर्डर, जो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर्स होते हैं, वो बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। काफ़ी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं कि एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में कन्वर्सेशन हो रहा होता है, वो रिकॉर्ड देता है, तो सारा कुछ उसमें मालूम हो जाता है क्या हुआ। और एक्सटर्नल या इंटरनल एक्सप्लोजन होता है, वो रैकेज एग्जामिनेशन से भी मालूम हो जाता है कि ये इंटरनल एक्सप्लोजन से हुआ है या किसी एक्सटर्नल इम्पैक्ट से हुआ है। तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन निकलाता है। ये टेक्निकल मामला है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन अगर इंडिपेंडेंट किया जाए तो इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये कैसे हुआ है और क्या वजह थी। लेकिन उसका जो कंक्लूजन निकलने के बाद में प्रिवेंटिव मेजर है या किस इंडिविजुअल ने किया है, वो इन्वेस्टिगेशन से बाहर होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट हो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी जाए, और वो अगर करेगी तो इन्वेस्टिगेशन सही निकलेगा कि कहाँ क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये इंटरनल एक्सप्लोजन से हुआ है या एक्सटर्नल एक्सप्लोजन हुआ है। ये सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। ऐसे में जस्ट लास्ट 30 सेकंड्स। एक चीज मैं और बताऊं, जी सर। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसकी इमेज जो है, एयरक्राफ्ट की मूवमेंट की इमेज जो है एटीसी कंट्रोल सेंटर्स में होती है। अगर कोई एयरक्राफ्ट का रूट में थोड़ा भी डेविएशन हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, लेफ्ट को हुआ है, राइट को हुआ है, या बैंक में हुआ है, तो सारा इंफॉर्मेशन वो रडार कवरेज से, रडार के ऊपर भी पिक्चर आती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी सही बता देगी कि क्या एयरक्राफ्ट के ये डैमेज होने से पहले या क्रैश होने से पहले कोई ऐसी मूवमेंट थी एयरक्राफ्ट की जिसकी वजह से ये क्रैश किया है। यानी तो कि ये सर, सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन बिल्कुल सर, यानी कि विकल्प मौजूद हैं अगर कोई नतीजों तक पहुंचना चाहे तो, लेकिन नतीजों तक पहुंचने के लिए वो राह क्या निष्पक्ष होगा, ये सवाल है। 30 सेकंड्स के कमेंट्स ईच। एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती, आपको लगता है कि ये जो मिसाइल से दागा गया है, ये एक गेम चेंजर है इस पूरे क्षेत्र के लिए और इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है यूक्रेन को लेकर?
देखिए, ये तो नेचुरली बहुत ही मतलब ट्रैजिक इंसिडेंट है, इतने लोग इनोसेंट्स लोग मारे गए हैं। पर ब्लैक बॉक्स की जो बात खोला साहब कर रहे हैं, वो ये नहीं बताएगा कि ये मिसाइल लगा है इस पे, ये नहीं बता सकता वो। ब्लैक बॉक्स ये बताएगा कि अचानक बंद हो गया या एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ है, इतना ही बता पाएगा। यानी और सब बिल्कुल वक्त की कमी है, तो विद्या, ब्लैक बॉक्स ये नहीं बताएगा कि मिसाइल किसने मारा, ये भी नहीं बताएगा। क्या कभी ट्रुथ निकल कर आएगा इस मामले में? नहीं आएगा, और जो होगा वो सिर्फ इतना होगा कि मैक्सिमम मलेशिया को कॉम्पनसेशन के लिए कोई तरीका निकल आएगा जो रशिया मिलकर उसको देगा, और या यूक्रेन भी उसमें शायद मिल जाएगा। लेकिन इस क्राइसिस को संयुक्त राष्ट्र में दे आर ट्राइंग टू यूज इट कि भाई ये युद्ध किसी ना किसी तरह बंद हो जाए। हो सकता है कि पुतिन भी इसका इस्तेमाल करे बंद करने के लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसमें। किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, जिंदगी की शायद कुछ बोलियां जरूर आने वाले दिनों में शायद लगा दी जाए, भले ही सच्चाई सामने निकल कर आए या नहीं। मिस्टर खोला, विद्याशंकर अय्यर, अम्बेसडर पनाग चक्रवर्ती, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात आज के सवाल की, हमने पूछा था कि क्या 298 लोगों की मौत का असली गुनहगार कभी सामने आ पाएगा। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 95% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 5% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इसका कोई सच सामने निकल कर आ जाए। अगर सच सामने निकल कर आए तो शायद जिन मासूमों की जान गई है उन परिजनों को कम से कम एक तरीके से एक क्लोजर हासिल हो पाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इस इंटरनेशनल चेस गेम का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं है। उनके परिवार वालों को ये जानना जरूरी है कि आखिर उनके जो अपने गए हैं उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।